आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप की, यानी साझेदारी के उन क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन पिछले टीजीटी और पीजीटी के कॉमर्स के एग्जाम में आ चुके हैं। साझेदारी की पूरी जानकारी के लिए विस्तार पूर्वक जानने, क्योंकि यहाँ पर हम केवल क्वेश्चनों की बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर वहाँ प्ले लिस्ट में आप जाकर के देखें नया अनुपात ज्ञात करना। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों के में आते हैं। जब नया साझेदार फर्म में आता है तो उनका लाभ विभाजन अनुपात बदल जाता है। वो कैसे ज्ञात किया जाता है आपको वहाँ मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूँगा। करते हैं इस क्वेश्चन की बात। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा साझेदारी, क्योंकि कार्य कुछ भी किया जाए तो उस पर कोई ना कोई अधिनियम लागू होता है, कानून लागू होता है। तो साझेदारी पर जो अधिनियम लागू होता है वो होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, साझेदारी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर डॉट 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 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें धारा का नाम लिखना होगा। ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास में धाराएं दिखाई दे रही हैं। ए ऑप्शन है 1932 की धारा 4, 1935 की धारा 8, 1942 की धारा 10, 1981 की धारा 18। तो जैसा मैंने बता दिया अधिनियम 1932 है, तो इसका मतलब जो आंसर राइट होगा हमारे पास, वो राइट आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पर 1932 दिया है, बाकी में 1932 नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है। साझेदारी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बात यहाँ पर आती है कि साझेदारी कब की जाती है, तो ये भी आपको पता हो, सब जानते ही हैं पहले से ही कि जब एकल व्यापार में काम नहीं चल पाता है तो पूंजी की और आवश्यकता होती है। अलग अलग गुणों वाले व्यक्ति आपस में मिलकर के जब एक संगठन का रूप ले लेते हैं तो वो साझेदारी संगठन कहलाता है। बात ये आती है वहाँ पर कि आखिर कम से कम कितने सदस्य और अधिकतम कितने सदस्य इस साझेदारी संस्था में हो सकते हैं। तो कम से कम 2 सदस्य आपस में ज़रूर होंगे, कम से कम 2, यानी न्यूनतम 2, क्योंकि अपने आप से साझेदारी नहीं होगी, 2 लोगों में साझेदारी होती है। बात आती है अधिकतम, तो अधिकतम की यहाँ पर बात आती है। अधिकतम जो संख्या होती है वो संख्या होती है 20, और अगर बैंकिंग व्यवसाय होता है तो उसमें साझेदारों की संख्या होती है 10। लेकिन ये जो संख्या है वो संख्या साझेदारी अधिनियम में नहीं दे रखी है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में दे रखी है, जिसको बदल करके अब 2013 कर दिया गया। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, और इसमें संख्या में भी संशोधन कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। जो संख्या 20 बताई गई वो संख्या 50 कर दी गई है। फिलहाल ऑप्शन में यहाँ देखते हैं, ए 5, बी 7, सी 20, डी 100। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या की बात चल रही है। अधिकतम संख्या यहाँ पर होगी हमारे पास 20। राइट आंसर सी। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है या होनी चाहिए, ये मैंने बता ही दिया कि सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बारे में जो कहा गया है वो साझेदारी अधिनियम में नहीं कहा गया है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 जैसे संशोधित करके 2013 कर दिया गया है। तो बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम जो संख्या है वो अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था, 10 बताया था उसको, तो 10 ही उसकी संख्या होती है। राइट आंसर सी। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलता है, साझेदारी में साझेदारों की संख्या का उल्लेख निम्न में से किस अधिनियम में मिलता है। ऑप्शन में दे रखा भारतीय कंपनी अधिनियम, बी भारतीय साझेदारी अधिनियम, सी आयकर अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। और इसके बारे में मैंने ऊपर भी आपको बता दिया कई बार। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि साझेदारी की यहाँ पर बात चल रही है तो लोग भारतीय साझेदारी अधिनियम को सही कर देते हैं, टिक कर लेते हैं इसको, जो कि गलत हो जाता है। मैंने ऊपर भी बताया ऊपर के क्वेश्चनों में कि ये जो है भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम में सदस्यों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया।
ये 1956 है, जिसको परिवर्तित करके अब 2013 कर दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। यहाँ आंसर जो ये दे रखा है ये गलत आंसर है। ये गलत है, यहाँ पर जो आंसर राइट है वो है ए। अगला क्वेश्चन, प्रधान साझेदार वह है, अब कौन सा है ऑप्शन देखते हैं। जिसका व्यापार में वित्तीय हित अपेक्षाकृत कम होता है, जो स्वयं को बहिर्धारित साझेदार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो ना तो किसी पूंजी का योगदान देता है और ना ही प्रबंधन में सक्रिय रूप से कोई भाग लेता है। डी है, जो बाहरी लोगों के लिए अज्ञात है पर व्यापार में वास्तविक हित रखता है तथा व्यापार के लाभ में अंशधारक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, किसी अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म में उत्पन्न होने वाला लाभ साझेदारों के पूंजी खातों में किस अनुपात में जमा किया जाएगा। यहाँ जो बात चल रही है, अनुबंध के अभाव में, अनुबंध जो है साझेदारी, जो अनुबंध है वो एक साझेदारी संलेख के द्वारा तैयार होता है, शुरुआत होती है। साझेदारी संलेख जरूर होना चाहिए। साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड, अगर वो उसको नहीं बनाया गया है तब इसमें कौन सा नियम यहाँ पर लागू होगा, बात यहाँ पर ये आती है। क्वेश्चन को एक बार देख लें। किसी अनुबंध के अभाव में यानी साझेदारी संलेख यहाँ पर नहीं बना, उसका अभाव है, में साझेदारी फर्म में उत्पन्न होने वाला लाभ साझेदारों के पूंजी खातों में किस अनुपात में जमा किया जाएगा। ऑप्शन हमारे पास में लाभ हानि विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, समान अनुपात में, असमान अनुपात। ऐसी स्थिति अगर आती है कि साझेदारी संलेख नहीं बनाया, व्यापार शुरू कर लिया, प्रॉफिट हुआ, तो वो समान अनुपात में ही बांटा जाएगा सभी साझेदारों में बराबर बराबर। और अगर उसमें पार्टनरशिप डीड बना लिया गया है तो जो उसमें तय हुआ है उसी हिसाब से उसमें बांटा जाएगा। यदि साझेदारी संलेख या विलेख, एक ही बात है, पार्टनरशिप डीड अनुपस्थित हो तो इनमें से एक कथन गलत होगा। नेगेटिव क्वेश्चन आंसर हमें देखना है, नेगेटिव क्या है। तो किसी भी साझेदार को वेतन पाने का अधिकार नहीं होगा, ये तो राइट है, यहाँ पर पूछा गया है गलत। किसी भी साझेदार को पार्टनरशिप डीड के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में वेतन पाने का अधिकार नहीं होता है। बी है, पूंजी पर ब्याज की अनुमति नहीं होगी, ये भी बिल्कुल राइट है। आहरण पर ब्याज प्रवाहित नहीं किया जाएगा, आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा, ये भी सही है। साझेदार द्वारा संस्था को दिए गए ऋण पर 5% की दर से ब्याज की अनुमति होगी। यहाँ साझेदार द्वारा संस्था को दिए गए ऋण पर 5% की दर से ब्याज की अनुमति होगी, ये गलत है, क्योंकि अनुमति जो ऋण दिया है किसी भी साझेदार ने अपनी ही फर्म को, उस पर उसे ब्याज पाने का अधिकार है, लेकिन वो 5% नहीं, इसकी जगह पर 6% की बात होती है कि उसको 6% ब्याज वार्षिक देने की अनुमति होती है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ये अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक माह के आरंभ में साझेदारों द्वारा बराबर आहरण किया जाता है, प्रत्येक साझेदार जब व्यापार को चला रहे हैं साझेदारी में तो अपने निजी व्यय के लिए निकालेंगे, ये पहले ही तय हो जाता है साझेदारी संलेख में कितना कितना। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है प्रत्येक माह के प्रारंभ में, क्योंकि ये इसको जो नियम है वो ये है कि साझेदार प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाल सकते हैं, आहरण कर सकते हैं, या प्रत्येक माह के मध्य में, या प्रत्येक माह के अंत में। लेकिन अब यहाँ जो बात आई है वो आई है प्रत्येक माह के आरंभ में। तो आरंभ की यहाँ पर बात, आरंभ की हमें देखनी है, तो ब्याज की दर जो लगेगी वो कितनी होगी, किसके बराबर होगी, वो यहाँ पर देखें। सबसे पहले 5 महीने के,
या 5.5 महीने के, 6 महीने के या 6.5 महीने के। अगर प्रत्येक महीने के प्रारंभ में आहरण किया जाता है तो उस पर 6.5 माह का ब्याज लगता है, 6.5 माह के बराबर। अगर मध्य में करते हैं तो 6 माह के बराबर, और अगर अंत में करते हैं तो 5.5 माह के बराबर। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी, 6.5 माह प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण होने पर। जब आने वाले नए साझेदार द्वारा सुनाम लाया जाता है, देखें आपको यहाँ पर ये नया शब्द देखने को मिलेगा, सुनाम। कुछ लोग जानते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनाम ये नया शब्द यहाँ पर है, नया अटपटा लग रहा है, लेकिन जो गुडविल होती है, ख्याति होती है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। यानी जब आने वाला नए साझेदार द्वारा सुनाम लाया जाता है तो सुनाम लेखा को पुराने साझेदारों के लिए क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन है पुराने लाभ सहभाजन अनुपात, नए सहभाजन अनुपात, सहभाजन यानी विभाजन। सी है त्याग अनुपात और डी है पुराने पूंजी अनुपात। यहाँ पर ये हमारे पास में ऑप्शन है, तो इनमें से हमारे पास में ऑप्शन हमें देखना है राइट आंसर। तो राइट आंसर जो है, अक्सर क्या करते हैं लोग, पुराने पूंजी अनुपात को टिक कर लेते हैं, जो कि गलत है। ये त्याग अनुपात, जो त्याग अनुपात है, ये राइट आंसर होगा। जितना भाग उनको त्यागना है उतने के ही हिसाब से उसको बांट दिया जाता है पुराने साझेदारों में। लेकिन हाँ, जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात होता है वही निकल कर आता है त्याग अनुपात भी। फिलहाल त्याग अनुपात सही आंसर होगा। साझेदारी फर्म में निम्नलिखित में किसकी सहमति से नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है? ऑप्शन है ए वर्तमान सभी साझेदारों की, बी फर्म के किसी भी साझेदार की, सी साझेदारों की बहुमत की, और डी है साझेदारों के 2/3 बहुमत की। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ए, वर्तमान जितने भी सभी साझेदार हैं, जब उन सब की अनुमति होगी तभी एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भागीदारी में गार्नर बनाम मर्रे का प्रसिद्ध मामला किस स्थिति में लागू होता है? गार्नर बनाम मर्रे सभी लोग जानते होंगे, और ये तो ऑप्शन देखे बिना भी आप इसको बता सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल मैं ऑप्शन देख रहा हूँ और ऑप्शन देख कर ही बता रहा हूँ। यहाँ पर जानते तो सभी हैं इसके बारे में। ऑप्शन ए है त्याग का अनुपात तय करने के लिए भागीदार की स्वीकारोक्ति। बी है दिवालियेपन की स्थिति में भागीदारी से विघटन। सी है मुनाफा वितरण के समय एक भागीदार की मृत्यु। डी है एक भागीदार की सेवानिवृत्ति। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा कि गार्नर बनाम मर्रे का जो नियम है वो किस स्थिति में लागू होता है? तो दिवालियेपन, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। दिवालियेपन की स्थिति में भागीदारी से विघटन। ये अगला क्वेश्चन है, एक साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति के मामले में आहरण पर लगने वाला ब्याज का नियम क्या है? साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, वो अनुपस्थित है, तो आहरण पर लगने वाले ब्याज का नियम क्या होगा? यहाँ भी अक्सर लोग गलत कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि इस 6% को टिक कर लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं होगा। जब साझेदारी संलेख बना ही नहीं है तो आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाता है। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास में डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अग्रिम ऋण के लिए एक भागीदार से की दर से ब्याज लेने की अनुमति दी जाती है, यह मानते हुए कि साझेदारी विलेख इस मामले पर चुप रहता। पीछे भी एक शायद क्वेश्चन इस तरह का आ गया, रिपीट है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। यहाँ पर एक नई बात यहाँ जोड़ दी गई, साझेदारी संलेख इस मामले पर जो है वो चुप रहता है। तो कागज है, कागज क्या चुप रहेगा? लेकिन हाँ, कागज सबसे बड़ा प्रमाण होता है, और यहाँ पर साझेदारी संलेख में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वो हमें देखना है। क्वेश्चन को देखें, दिए गए अग्रिम ऋण के लिए, अग्रिम ऋण जो साझेदार ने एडवांस में ऋण दिया है अपनी ही फर्म को, तो उसको उस पर जो है 6% की ब्याज से
दिया जाएगा, 4, 5 या 10% नहीं, 6% की दर से। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में किया जाए, परंतु खातों में नहीं, तो फर्म बनाती है। कौन सा खाता फर्म बनाएगी? ए स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, यानी स्मरण भी इसको कहा जाता है, लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि विनियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता। अगर लेखा सभी जगह होता तब फर्म बनाती पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता। लेकिन लाभ हानि समायोजन खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता एक ही है, बस नाम चेंज कर दिए हैं, है चीज़ एक ही। तो यहाँ ऐसी स्थिति में कि पुस्तक में लेखा किया जाए, खातों में नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो फर्म बनाती है वो बनाती है स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, याददाश्त के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी ये क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन वहाँ पर संख्या कुछ और थी और यहाँ पर संख्या कुछ और है। और उसमें ही मैंने आपको बताया कि भारतीय जो साझेदारी है, भारतीय साझेदारी है, भारत में जो साझेदारी होती है, इसमें संख्या कितनी है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम में नहीं है दी हुई। इसका उल्लेख भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में हुआ और 1956 को बदलकर 2013 कर दिया गया है। 1956 में ये अधिकतम संख्या 20 थी, लेकिन जब यहाँ 20 का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है तो ये मान लीजिए कि 2013 के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। और जब 2013 के अनुसार यहाँ पर दिया गया है तो 2013 के अनुसार ना तो 10 है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, ये मैंने पीछे भी बताया था। इस क्वेश्चन को 50 कर दिया गया है 2013 के अनुसार। नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। जब नया साझेदार आता है तो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन पर क्या हुआ कि भवन का जो मूल्य है उस मूल्य में वृद्धि हो गई है। जब उस मूल्य में वृद्धि हुई है तो किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? इसका जर्नल लेखा मालूम होना चाहिए। जर्नल लेखा इसका होता है इस तरह से, जैसे बिल्डिंग है ये, बिल्डिंग अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ, यानी क्रेडिट जो हुआ वो हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन उनमें से लाभ हानि समायोजन खाते का ऑप्शन नहीं दे रखा है। ऑप्शन जो दे रखा है पुनर्मूल्यांकन खाते का दे रखा है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो होगा पुनर्मूल्यांकन खाता। अगला क्वेश्चन जो 17वां है, गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है। गत्यारोध द्वारा जो साझेदार होता है वो कैसा साझेदार होता है? आंसर तो आपने देख लिया होगा क्योंकि स्क्रॉल ज़्यादा हो गया था। सीमित साझेदार, नाममात्र का साझेदार, निदालु साझेदार, ये निदालु की जगह शायद निर्दालु साझेदार है, विशेष परिस्थितियों में साझेदार। तो राइट आंसर जो है इसका विशेष परिस्थितियों में। लेकिन विशेष परिस्थितियाँ तो आपने देख ली, विशेष परिस्थिति क्या होंगी यहाँ पर? विशेष परिस्थिति मैं आपको बता दूँ, ऐसा कोई व्यक्ति जो साझेदारी फर्म जो साझेदारी फर्म के कार्यों में लगा रहता है या फर्म के प्रति अपना दायित्व तो समझता है, और लोग उसको देखते हैं तो ये समझते हैं कि हाँ वो व्यक्ति जो है, अमुक व्यक्ति जो है, उसका जो भी नाम है, कि वो फर्म का साझेदार है और उसकी वजह से उस फर्म से लेन देन लोग करते रहते हैं। तो जो ऐसा साझेदार है, जो फर्म का साझेदार है नहीं, लोग उसको समझते हैं कि वो फर्म का साझेदार है, ऐसे साझेदार को गत्यारोध साझेदार कहा जाता है। गत्यारोध यानी उसकी जो गतिविधि है वो ऐसी लगती है। इस गत्यारोध का अर्थ जो वो यही आएगा, गतिविधि। गतिविधि उस व्यक्ति की ऐसी है कि वो लगता है कि हाँ वो साझेदार है, लेकिन वो साझेदार वास्तव में होता नहीं। तो विशेष परिस्थितियों में साझेदार होगा। एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब
कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो, वह असीमित समय के लिए स्थापित हो, उसमें 7 साझेदार हों, उसका निबंधन साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत हो। तो यहाँ अवैध के बारे में पूछा है, ये भी अवैध नहीं है, ये भी अवैध नहीं है, ये भी अवैध नहीं है। तो जो अवैध है वो यहाँ पर ये है, कोई एक साझेदार शत्रु देश का है तो वह साझेदारी स्वतः ही अवैध मानी जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। निम्न में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? नेगेटिव यहाँ पर आंसर पूछा है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार, सीमित उत्तरदायित्व, एक समझौता द्वारा सृजन और ऐच्छिक पंजीकरण। यहाँ पूछा है निम्न में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन का नहीं है? तो भाई ऐच्छिक पंजीकरण ये सही है, एक समझौता द्वारा सृजन होता है ये भी सही है, असीमित उत्तरदायित्व होता है ये भी सही है। तो ये जो है यहाँ पर ये नेगेटिव है ए। तो राइट आंसर इसका होगा ए। बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठी में प्रदर्शित की जाएगी। बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठी में प्रदर्शित की जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब उसकी गणना तो कर ली गई है बाहर जाने वाले साझेदार को, लेकिन उसका अभी भुगतान नहीं किया गया है। तो उसका जो लेखा किया जाएगा वो साझेदार जो है उसका फर्म के ऊपर जो भी रुपए हैं निकल रहे हैं वो उसका एक ऋण हो जाता है। तो ये ऋण के रूप में होगा। आंसर डी इसका राइट होगा। डी है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए। बाकी अगली वीडियो में देखेंगे साझेदारी से ही संबंधित क्वेश्चन। इसकी एक विस्तार की वीडियो भी थ्योरी से संबंधित इसकी बनाएंगे।